नॉर्मल आदमी कि वो फील करे कुछ अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस, तो हाउ ही और शी नो कि ये कैंसर है? पहला, कैंसर की जनरली 4 स्टेजेस है। ठीक है। अ, और एक प्री स्टेज भी हम कहते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि कैंसर है। और पाकिस्तान में ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर से एटलीस्ट मौत की बड़ी वजह ये है, दे इग्नोर अर्ली सिम्टम्स। मेरा अपनी सारी ख़वातीन बहनों के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि एक सेहतमंद औरत सेहतमंद घर और सेहतमंद माशरा बनाती है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और खुश रहना सीखिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक कप चाय जवाद अली शाह के साथ मैं हाजिर हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक कैंसर के ऊपर एक सीरीज़ कर रहे हैं पॉडकास्ट की, ताकि हम लोगों को आगाह कर सके कि वो किस तरीके से अपने आप को कैंसर जैसी उज़वी बीमारी से बचा। और इसके लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर खुशबक राशिद साहिबा को मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया एक बार फिर आने के लिए। और डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे कि कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और उनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं। और लास्ट प्रोग्राम में आपने जिस तरह से हमें बताया कि ये रिस्क फैक्टर होते क्या है, ठीक है, और इनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं और ये कैसे लिंक होते हैं कैंसर के साथ, तो कहीं इसके अलावा हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। रिस्क फैक्टर हम उनको कहते हैं कि वो वाले एलिमेंट्स या वो चीज़ें जिससे किसी बीमारी का होने का चांस बढ़ जाता है। ओके। कैंसर में जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको अंग्रेजी में हम 2 किस्मों में डिवाइड करते हैं, मॉडिफाइबल, अनमॉडिफाइबल। ठीक है। मॉडिफाइबल हम उन रिस्क फैक्टर्स को कहते हैं जिनको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकें, लेकिन नॉन मॉडिफाइबल के पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। वो वाले रिस्क फैक्टर्स होंगे या वो फैक्टर्स होंगे जो हम लोगों ने या इनहेरिट किए अपने वालिदैन से, जिसमें हमारी जेनेटिक्स आती है, या दूसरा। अब जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर किसी को ये पता चल जाए क्योंकि इनहेरिटेंस में वो रिस्क है जिसकी वजह से उनको कैंसर हो सकता है, तो इसका ये पता नहीं है कि उनको कैंसर होगा ही होगा या उनके नसीब में वो लिखा गया। नो, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। इसमें ये चीज़ आएगी कि उनका चांस ज़्यादा है, लेकिन अगर वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर काम करें, कंट्रोल करें बाकी की उन चीज़ों को जिससे कैंसर होने के चांस बढ़ता है, तो वो इसके होने के चांस को, प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हैं। ओके। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है फैमिली हिस्ट्री, ओके। जिसमें मैं स्टार्ट करूँगी ब्रेस्ट कैंसर से। मेरे अपने सर्कल में कुछ लोग हैं जिनमें उनकी मदर को कैंसर था और वो इस खौफ में मुब्तला हो रहे कि अगर मेरी मदर को था तो अब मुझे तो होगा ही होगा। ओके। तो उन्होंने जितने भी कैंसर के सिम्टम्स हैं उनका अगर थोड़ी सी कोई असरात उनको नज़र आते थे तो वो घबरा जाती थी और फ़ौरन डॉक्टर्स के पास भागती थी टेस्ट के लिए, जबकि ऐसा होता नहीं था। तो उनको फिर ये चीज़ समझाई गई कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपको होगा ही होगा, लेकिन अगर आप कुछ बहुत ही ज़्यादा करना चाहते हैं कि आप अपने रिस्क को प्रिवेंट कर सकें, तो आप हर 6 महीने के बाद अपनी मैमोग्राफी करवाएं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक टेस्ट है। ओके। इसी तरह देर और भी बहुत सारे कैंसर्स हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, तो जिनके भी ऐसा घर में फैमिली हिस्ट्री हो कि बड़ों में से किसी को हो, ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी या वालिदैन में से किसी को है, आपका चांस तो ज़्यादा है, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल रूटीन से, अपने माइंडसेट से, अपनी खुराक से उसके रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, ऑब्वियसली जब कोई बंदा इस मूजी बीमारी में मुब्तला होता है तो एक स्ट्रेस भी क्रिएट होता है और वो ऑलरेडी एक बीमारी में मुब्तला है, तो वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करे? क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी को पता चलता है, इट्स अ नॉर्मल फाइट की एज अ ह्यूमन, कि वो स्ट्रेस लेगा, वो परेशान होगा, लेकिन वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करे, इस हवाले से कुछ बताइए। आपको पता है जब एक इंसान कैंसर पॉजिटिव होता है
तो उसकी रिपोर्ट पर ये नहीं लिखा जाता कि ये कैंसर पॉजिटिव है, ओके हम लिखते हैं CA पॉजिटिव, क्योंकि कैंसर का लफ्ज इतना हैवी है कि इसको सुन के ही आप अपनी 80% को लूज कर दे। ओके यस, सो यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर माशरे का भी रोल आता है, आपके घर वालों का भी, और फिर इंडिविजुअल की बारी आती है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो फिजिशियंस का आता है, ठीक है कि उनको अल्फाज हमने बहुत सॉफ्ट रखने होते हैं, क्योंकि कोई भी ये खबर सुने कि उसको या उनके प्यारों में से किसी को कैंसर है, ये उनके लिए बड़ा स्ट्रेसफुल है और बड़ा तकलीफदा एक न्यूज़ है। तो सबसे पहले फिजिशियंस आते हैं और इससे फिजिशियंस की ट्रेनिंग को है। दूसरी चीज़ आती है अब इंडिविजुअल्स के ऊपर और उनके घर वालों के ऊपर। स्ट्रेस को कम करने का सबसे बड़ा एक वो साइकोलॉजी में ये चीज़ बहुत कॉमन है, वो है एक्सेप्ट इट, कि आप इस मुश्किल में या इस कंडीशन में आ गए हैं। जब आप एक दफ़ा अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेंगे तब आप उसको ओवरकम करने के लिए एफर्ट्स करना स्टार्ट कर देंगे। सो जब आपने बोला, आपने मुझसे पूछा कि स्ट्रेस होता है, सबसे पहली चीज़ आती है एक्सेप्टेंस, और उसके बाद आती है कि आप अपनी माइंडफुल एक्टिविटीज़ जो हैं उसको अगर नहीं करते तो अपनी उसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेकर आए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। यहाँ पर आपका सोसाइटी का, माशरे का भी एक बहुत किरदार है कि अगर उनको लगता है कि उनके दोस्त या उनके कुलीग्स में से या रिश्तेदारों में से कोई ऐसी फैमिली है जहाँ का कैंसर का पेशेंट है, तो ये उस पेशेंट के लिए भी और पेशेंट के साथ एसोसिएटेड लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। तो वो यहाँ पर कैसे उन लोगों की मदद कर सकते हैं? अब यहाँ पर वो उनको ज़ाहिर है पैसा ही सपोर्ट नहीं होती, सम टाइम इमोशनल सपोर्ट भी दी जा सकती है। अगर उनको कोई बड़ी छोटे-छोटे अमल हैं हम लोगों के जो किसी को भी सुकून दे सकते हैं, कोई ग्रोसरी है, कोई खाना पका कर देना है, अगर वो पेशेंट के साथ मसरूफ़ है, उसको डॉक्टर पे लेकर जाने, क्योंकि ज़ाहिर है कि कैंसर पेशेंट के बार-बार डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स आती हैं, ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर वो उनके बाकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के काम है, कोई बिल पे करना है, यहाँ से उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, उनकी लाइफ को आसान करने के लिए। ओके अच्छा थोड़ा सा हटते हैं और किस चीज़ पे जाते हैं कि स्क्रीनिंग जैसे आपने मेमो की बात की जो स्क्रीनिंग की उस हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालिए उस हवाले से इलाबोरेट करें लोगों को ताकि वो अपनी स्क्रीनिंग जो है उसकी तरफ कैसे जाएं और क्या कर सकते हैं वो उस हवाले से। हर कैंसर की अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। कैंसर में बड़ा कॉमन मेमोग्राफ है जिसमें स्कैन किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं कोई गिल्टी या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, एक आप सबसे पहले जो अर्ली डिटेक्शन जिसको मैं कहती कैंसर का बवक्त डिटेक्शन जी जो मैं वो हो सकती है सेल्फ एग्जामिनेशन से, खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के केस में। और तीसरा कि अगर आपको कोई सिम्टम नज़र आया है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, और वो कोई एक लंबे अरसे के लिए अगर प्रोलॉन्ग करे तो आप फ़ौरन जाएँ और अपने डॉक्टर को चेक करवाएं कि वाकई टेस्ट करें। ते अब कुछ कैंसर टाइप्स हैं जैसे कि कोलन कैंसर, उसके अंदर भी मिसडायग्नोसिस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पेट का दर्द या खून आना ये दूसरी जो बीमारियां हैं जैसे पाइल्स हैं या हेमोरेड्स होते हैं उसके साथ मिसडायग्नोस हो जाता है। उस केस में अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपने रुकना ही नहीं है, आपने फॉरेन फिजिशियन के पास जाना है और हमने टेस्ट करवाने हैं। ठीक है, इसी तरह सांस का कैंसर है, उसमें अब सांस के कैंसर में जो सबसे ज़्यादा रिस्क के ऊपर है वो लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, और आजकल वेप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा खासतौर पर हम यंगस्टर्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी। अब जो स्मोकर्स हैं उनकी अंदर एक और कंडीशन होती है जिसमें खांसी बहुत ज़्यादा आती है, COPD, और उसके साथ अगर बहुत ज़्यादा खांसी है वो चीज़ बढ़ जाए तो खून भी आता है। ठीक है, अब बहुत सारे वो समझते हैं कि वही कंडीशन है और उनका ध्यान लंग कैंसर की डिटेक्शन या उसकी तरफ नहीं जाता। यहाँ पर एक फिजिशियन का काम है कि जब उनके पास ऐसा कोई पेशेंट आए जिसके सिम्टम्स 2-3 बीमारियों से मिलते जुलते हैं, वो उसके टेस्ट करवाएं। ठीक होगा। और दूसरा, उस बंदे का काम है कि उसको इतना अवेयरनेस हो कि अगर वो ऐसे कोई सिम्टम्स ऑब्जर्व करे अपने अंदर, तो फिजिशियन को खुद पूछे कि आप मेरे ये वाले टेस्ट भी करें अगर आपको भीतर लगता है, ताकि मुझे पता हो कि आई एम सिक्योर। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो कैंसर क्योंकि क्या
ये ख़ास एज में डेवलप होता है, और अगर ये जिस एज में भी अगर डेवलप होता है तो इसके हवाले से जो स्क्रीनिंग की बात हो रही है, अब एक नॉर्मल आदमी है, उसको नहीं पता कि उसमें कैंसर है या नहीं है, तो वो उसकी स्क्रीनिंग को कैसे लेकर चल सकता है या क्या करे वो अपने इस हवाले से, स्पेशली स्क्रीनिंग के हवाले। ये आपका बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी आपने एक सवाल किया। बहुत सारी कैंसर है जो जिनका जो रिस्क है एक सर्टेन उम्र में इंक्रीज करता है। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, वो 50 के बाद वर्षों में उसका रिस्क इंक्रीज होता है, ठीक है। और 50 से पहले वालों में ये बहुत ही रेयर केस है, आई अदरवाइज यंग लड़कों में तो वो बिल्कुल भी नहीं होता। इसी तरह कोलन कैंसर है, उसका रिस्क भी 40 के बाद इंक्रीज होता है, बढ़ता है। सिमिलरली जो ब्रेस्ट कैंसर है इनिशियली वो 40 के बाद खवातीन में उसका रिस्क था, लेकिन अभी करंट हालात में जिसमें हम लोग लाइफस्टाइल और एक प्लास्टिक है उसको कसूरवार ठहराते हैं, अब यंग लड़कियां, टीनेज लड़कियां, उनमें भी केसेस शो होना शुरू हो गए। पर आपकी बात सही है, देयर आर केसेस जिनका रिस्क एक सर्टेन उम्र के बाद ही इंक्रीज होता है, उससे पहले उसके टेस्ट भी करवाने की जरूरत नहीं, अनटिल और अनलेस अगर आपका फिजिशियन आपको रिकमेंड करे। ओके, और दूसरा ये बताइए ये कितना इम्पोर्टेंट है, यानी ये सेप्ट एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, ये किस लेवल पे इसकी इम्पोर्टेंस है, और वो थोड़ी सी उजागर कीजिए ताकि लोग मज़ीद उस चीज़ के ऊपर जा सके। Early detection is the only weapon to fight cancer. Okay. कैंसर अगर लेट स्टेजेस में डिटेक्ट हुआ है ना, तो ट्रीटमेंट के वो एफिकेसी या एफिशिएंसी नहीं होगी अगर कैंसर जल्दी डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा कैंसर फैला होगा उतना ही उसका ट्रीटमेंट हैवी होगा, उतना ही वो पेशेंट के लिए स्ट्रेसफुल होगा, तकलीफ दह होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि जिनका अर्ली डिटेक्ट है उनके लिए ट्रीटमेंट कुछ कम तकलीफदा है, लेकिन रिकवरी चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। जो हम सेल्फ एग्जामिनेशन कह रहे हैं, इसमें अगर कैंसर बहुत ही स्टेज 0 के ऊपर भी है और उस किसी इंसान को शक हो गया है कि वो इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है, और वो जाके अपनी टेस्ट कराते हैं और वो डिटेक्ट हो जाता है, उसका रिकवरी रेट बढ़ जाएगा, कैंसर दोबारा होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ट्रीटमेंट भी उसको फर्स्ट लाइन मिलेगा, और हो सकता है कि उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम होगा उतना ही, लेकिन उसके चांसेस इंक्रीज हो, रिकवरी चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, रिलेशनशिप पे बात करते हैं, जैसे कैंसर का अर्ली और कैंसर प्रिवेंशन, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप कैंसर प्रिवेंशन का मतलब है कि लेट्स सपोज, मैंने अभी से पहले अपनी एक फ्रेंड का हवाला दिया था कि उनकी फैमिली में हिस्ट्री थी, उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था। वो भी लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकती हैं टू प्रिवेंट कैंसर, कि कैंसर हो ही ना। बड़ी सैड ये चीज़ है कि कैंसर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कैंसर को रोका जा सकता है। तो कैंसर प्रिवेंशन वो चीज़ बताती है कि आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज करने से, योगा करने से, खुराक से, माइंडसेट से कैंसर होने के चांस को ही कम कर देंगे। ख़त्म तो नहीं कर सकते पर कम कर देंगे। अर्ली डिटेक्शन आता है कि लेट्स सपोज ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया है, तो आपने उसको जितना जल्दी पकड़ सकते हैं उतना जल्दी पकड़ना है, क्योंकि कैंसर के इलाज में एक चीज़ आती है, उसमें आपका वो ऑर्गन रिमूव कर दिया जाता है। तो इमेजिन अगर आपने उसको अर्ली डिटेक्ट करनी है, तो आपका ऑर्गन रिमूव नहीं होगा, एक छोटा सा हिस्सा रिमूव होगा और आपका रिकवरी रेट बढ़ जाएगा, ना कि इसके कि आपका पूरा ऑर्गन रिमूव हो और आप एक और स्ट्रेस में जाएं क्योंकि आपने जिस्म का एक अज़ा खो दिया है। है? बिल्कुल ऐसे, सही। अच्छा, लाइफस्टाइल चेंजेस की आपने बात की, ठीक है, और फिर आपने फूड के ऊपर ये बात की कि किस तरीके से वो हमारे रिस्क को इंक्रीज करता है। एक्सरसाइज पे बात करते हैं, एक्सरसाइज कैंसर का अगर कोई मरीज है तो उसको किस तरह की एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है और वो क्या करे, क्या वो आता है। अच्छा, अनमॉडिफाइबल रिस्क का जब मॉडिफाइबल रिस्क की जो मैंने बात की थी, उनमें जो बहुत सारे हैं, उनमें एक है उनको कंट्रोल करने के लिए, वो एक्सरसाइज है। और मुख्तलिफ रिसर्चर्स हैं
जो ये चीज़ कहती है कि वो वाले पेशेंट्स जो कैंसर में मुब्तला हैं और वो डेली 30 मिनट तेज वॉक करते हैं जितनी उनके अंदर कैपेसिटी है, या 15 मिनट डेज वॉक, 30 मिनट मॉडरेट स्पीड के ऊपर, या 60 मिनट्स लाइट पेस वॉक अगर वो कर रहे हैं, तो उनके ट्रीटमेंट या रिकवरी रेट जो है उन पेशेंट से जिन्होंने वर्कआउट नहीं किया या फिजिकली एक्सरसाइज नहीं की उससे बढ़ जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो कैंसर की एक्सरसाइज है, ये हर कैंसर से रिलेटेड एक्सरसाइजेज डिफरेंट है? गुरु गुरु इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आपने वॉक करनी है आप वॉक करें। देखिए कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट है, उसमें आपकी जो फिजिकल इफेक्ट उसका बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं, बीमारी से ज़्यादा ट्रीटमेंट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। आपके बाल झड़ रहे हैं, आप साइकोलॉजिकली उसमें जा रहे हैं कि आपके बाल झड़ रहे, आपके अंदर से पावर ख़त्म होती जा रही है कि आपसे चला भी नहीं जा रहा। फिर ऐसा पेशेंट जो वो उसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहेगा कि वो हैवी वर्कआउट की तरफ जाए। तो उसमें यही रिकमेंडेड है कि आप जितना कर सकते हो करो, और वॉक सबसे बेस्ट कंसीडर की जाती है कि आप हल्का-हल्का भी अगर चल सकें डेली, तो इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ना कि आप बिल्कुल बैठे रहें। पर ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर कितनी एनर्जी है कि वो कर सके।